किसान वाणी कार्यक्रम को आज को अपनो साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी और हमारे तमाम श्रोता भैया हरे जो अपने ई कार्यक्रम से जुड़ भी हमसे तैयार बैठे उनको हम खूब स्वागत कर रहे हैं। आज के अपने कार्यक्रम में आप किसान भैया हरों की समस्याओं की समाधान और किसानी से जुड़ी भई उपयोगी से उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचा भी हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ पधार चुकी है। डॉक्टर MP दुबे साहब आज हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में पधारी हैं। आप कृषि महाविद्यालय खुरई में अधिष्ठाता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो किसान भैया हरो इस समय की आपकी जो समस्याएं हैं और किसानी से जुड़ी भाई जो उपयोगी से उपयोगी जानकारी आप चाहत हो, हम और हमारे स्टूडियो में पधारे भाई विशेषज्ञ बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जानते हैं हम अपने किसान भैया हरों की समस्याएं और पहुंचाते हैं उन तक बहुत उपयोगी और उम्दा से समाधान। हेलो चार्ली भैया को स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। जी सर। हमने कहा चल रहा है, का समस्या ले आए हो किसान? क्या है कि हमें अच्छे चना की कसम बता देने में वगैरह नहीं लगता की ज्यादा समस्या हो जाती है। माने चना की किस्में जान वो चाह रहे हो जो उग्र रोधी हो? जी सर। बिल्कुल आपकी समस्या को समाधान कर भी अपने स्टूडियो में डॉक्टर MP दुबे साहब पधारी हैं। ले लो अपनी समस्या के लाने बहुत अच्छो समाधान। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। देखिए अभी प्रश्न आया है, चना की ऐसी प्रजातियां बताएं जिनमें उगरा नहीं लगता है। हम किसानों की जानकारी के लिए वैज्ञानिक होने के नाते बताना चाहेंगे, उगरा जो पलपट के समय लगता है उसकी हमारे प्रदेश में फिलहाल ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जिसमें पलपट के समय उगरा लगता हो, उसे रोक सके। बहुत स्पष्ट है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक दल इस रोग के प्रति जागरूक हैं और वर्षों से इसका अनुसंधान चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही इसका निदान मिलेगा और किसानों को ऐसी प्रजातियां मिलेंगी जो आखिरी समय पर फूल के बाद या फूल के समय, पलपट के समय जब उगरा लगता है तो इससे बचाया जा सके। फिलहाल जो प्रजातियां अभी विमोचित होती हैं किसानों के हित में उनको आप बो सकते हैं। जहां तक देखिए उगरा दो प्रकार का लगता है, पहला तो 1 महीने के भीतर उस पे तो हम लोग निजात पा चुके हैं, लेकिन जो उगरा आखिरी में लगता है फूल से लेके और फलियां लगने तक जो उगरा लगता है या और आगे तक जो उगरा लगता है उस पर अनुसंधान अभी तक जारी है। उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में अच्छी प्रजातियां होंगी, लेकिन फिलहाल बचाव के लिए आप 3-4 सूत्र जरूर अपनाएं। पहला तो उस खेत में चना बिल्कुल ना बोएं जहां आपको उगरा लगा था। दूसरा, प्रत्येक तीसरे साल में नई प्रजाति हासिल करने की कोशिश करें, लेने की कोशिश करें। अपने कृषि विभाग के अधिकारियों से, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से, अनुसंधान केंद्रों से, कृषि महाविद्यालय में जो प्राध्यापक महोदय हैं, अनुसंधान करता है, उनके माध्यम से जानकारी लेके आप प्रजातियां बदलें। इसके बाद तीसरा जो चरण है महत्वपूर्ण है वो है बीज उपचार। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम दोनों फफूंदनाशक हैं, अलग अलग उसकी स्पीसीज है, इनसे आप कर सकते हैं। 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज, जबकि अपन उसमें रसायन बीज उपचार के लिए नहीं मिलाते। अगर मान लो बीज उपचार रसायन के साथ करना है तो 10 ग्राम का ट्राइकोडर्मा विरिडी। और रासायनिक उपचार जो आता है, रसायन जो आते हैं बीज उपचार हेतु, उनकी निर्धारित मात्रा, निर्धारित विधि समय से करें तो बहुत हद तक आपके उगरा पर नियंत्रण हो सकता है। फसल चक्र बहुत जरूरी है, खेत की अदला बदली। ऐसे खेतों में जहां चना में उगरा बार बार लगता है, एक ध्यान रखें नीरज जी, उसमें गोबर की खाद बहुतायत से डालें। क्या होगा कि गोबर की खाद रहेगी तो उसमें नमी संरक्षण लंबे समय तक रहता है। और उगरा ऐसा रोग होता है जहां जड़ क्षेत्र में थोड़ी सी नमी की कमी हुई और उगरा की जो फंगस है वो अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए किसान भाइयों को सलाह है तात्कालिक रूप से बचने के लिए उस खेत में जिसमें आपको चना बोना है, बदलते हुए खेत में, उसमें गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में डालें और पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। ये अगर उपाय हमारे किसान भाई अपनाएंगे तो जो भी प्रजाति उनके पास है उसी प्रजाति से उगरा की जो सघनता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो विकरालता है, वो कम करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन पहला सूत्र बहुत जरूरी है, 5 वर्ष तक उस खेत में आपको बिल्कुल चना लेना ही नहीं है, अथवा मसूर जिसमें उगरा लगता है। नई प्रजातियों का उपयोग करें। यही हमारे पास कुछ 4-5 उपाय थे वैज्ञानिकों के पास जो हमने किसानों के हित में आपको प्रेषित किए हैं आकाशवाणी सागर के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद चार्ली भैया, तक बहुत उपयोगी से समाधान पहुंचो। हेलो, स्वागत कर रहे भैया आपको हलो किसान वाणी कार्यक्रम में। नमस्कार भैया, कहाँ से बोल रहे? महिलगंज से राहुल। राहुल भैया स्वागत कर रहे हैं आपको। और क्या समस्या है किसानी में, क्या जानकारी चाहत हो? किसानी में नए गेहूं के बीज की जानकारी चाहत है।
यानी आगामी बोने की तैयारी राखे हो और नए बीज जानो चाह रहे हो, उन्नत किस्में जानो चाह रहे हो। हाँ, और बोनी को सही टाइम समझ, एक बार गर्मी पड़ रही ज्यादा है तो सही समय पता करना है। भैया देखो, हमने आपका प्रश्न ले लिया है। गर्मी अभी है और अभी कहीं कहीं पानी भी गिर रहा है बीच बीच में। महोदय, आपके साथ साथ दूसरे किसान भाइयों को बताना चाहूंगा जिन क्षेत्रों में पानी की सुविधा नहीं है, सिर्फ 2 पानी दे सकते हैं उन किसानों के लिए ऐसी प्रजातियों की बोनी करें जैसे सुजाता है 306 या लंबी अवधि की कम से कम 130 से 135 दिन में जो प्रजातियां पकाव लेती हैं 2 पानी के लिए, उनका आप उपयोग 15 अक्टूबर के बाद कर सकते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। जी। और ये मजबूरी में बोते हैं किसान भाई क्योंकि पानी कम है, लेकिन इसका फायदा उनको अधिकतम दाम मंडी में मिलने से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। दूसरा, जब जो प्रचलित प्रजातियां हैं गेहूं की सिंचित अवस्था में, उनका जो समय होता है 5 नवंबर से 30 नवंबर तक, या ठीक से अगर समझे किसान भाई तो 5 नवंबर से 25 नवंबर तक इसकी सही निर्धारित तिथि है। किंतु मोटे तौर पर हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक गेहूं में जो 4 से 6 पानी लगते हैं, अर्थात सिंचित प्रजातियां जो किसान भाई बोना चाहते हैं, जो अधिकतर बहुतायत रूप से किसान भाई बो रहे हैं, उनका समय नवंबर का पूरा महीना। और कुछ किसान भाई जो आलू बो के या दूसरी फसल देरी से काट के दिसंबर में या 15 जनवरी के पहले गेहूं भी लेना चाहते हैं, उनके लिए देरी से बोने वाली गेहूं की प्रजातियां अलग से हैं। उसमें लोकवन सीरीज की प्रजातियां आती हैं, वो कम से कम समय में पकती हैं, 105 से 10 दिन में पकाव ले लेती हैं। इस प्रकार से तीनों बोने के समय जो निर्धारित किए गए हैं उनके मुताबिक आपको कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक, अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और उप संचालक कार्यालय के अधिकारी आपको इसकी जानकारी देंगे। सबसे बढ़िया स्रोत होता है बीज निगम, ये सरकारी स्रोत है अच्छे बीज का। आप वहां संपर्क करें, आप अपनी परिस्थिति बताएं और बीज की मांग करें, आपको बीज मिलेगा। इसके बावजूद भी उसके साथ आप उनको बोलें कि इसके हमें कैरेक्टर चाहिए, साहित्य चाहिए तो साहित्य लें। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है बीज की कोई भी प्रजाति खरीदते समय या किसी प्रकार का केमिकल खरीदते समय, चाहे बीजोपचार दवा हो, चाहे कीटनाशी हो, चाहे फफूंदनाशी हो, अगर आपको थोड़ा सा वहम है, डाउट है, तो तत्काल रूप से आपके पास जो भी फोन नंबर किसी विशेषज्ञ का है उससे सलाह लेके ही चीज की खरीद फरोख्त करें। और एक चीज और है, जो भी सामान खरीदे उसका बिल लेना या कैश मेमो लेना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है राहुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी। हेलो। हाँ भैया, स्वागत है हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपको। हाँ जी, मैं रतौना से बोल रहा हूँ, अंबिका प्रसाद उपाध्याय। अंबिका भैया, स्वागत कर रहे हैं अपने हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपको। जी सर। सुनाओ, का चल रहा है, का समस्या है किसानी में? बे अब किसान का समस्या है सर, दवाई तो हमने डाल दी थी पहले। हाँ। अच्छा, और सोयाबीन आ गया है पूरा। हाँ। उसमें हो गया है कचरा। अच्छा। तो अभी हम सागर गए थे तो हम एक दवा लाए हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला है कि जैसे आपको परसों कटवाना है तो आज डाल लो, सोयाबीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका जो रस जो रहता है माने खरपतवार में वो नष्ट हो जाएगा। माने तैयार फसल में खरपतवार की लाने दवाई लेके आए कहानी आप? हाँ जी, तो ये डाल लेंगे भैया। उपाध्याय जी समझदार किसान हैं, ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। होशंगाबाद में यानी नर्मदापुरम में मूंग पर पिछले 10 साल से किसान प्रयोग कर रहे हैं और वो मूंग जहरीली हो गई है। इस जहर से कैंसर होता है लोगों को। कोई भी दवा फल फूल आने के बाद किसी भी फसल में, चाहे वो फल वृक्ष हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे वो अन्न हो, दालें हो, ऑयल सीड्स हो, किसी प्रकार का रसायन, चाहे वो कीटनाशी हो, चाहे फफूंदनाशी हो, चाहे वो नींदानाशी हो, हमेशा वर्जित है। निवेदन है सभी किसान भाइयों से, ये दवाइयां बिल्कुल ना करें, ये प्रयोग बिल्कुल तत्काल रूप से बंद कर दें। ठीक है सर, ठीक है, नहीं डालेंगे हम। चलिए ठीक है अंबिका भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको फोन हमारे कार्यक्रम में प्राप्त भाव। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में आप किसान श्रोता भैया बिन्नाहरों की समस्याओं की समाधान आगे भी जारी है। अभी समय होगा है मनोरंजन को। मनोरंजन के लाने हम लेके आए हैं बहुत ही प्यारो सो देवी गीत देवकी नंदन शकवार और इनके संगी साथियों को गाओ भाव। तो भैया रो आओ सुनते हैं। मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे, मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे, मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे।
मन का सुमीर खो जइयो वैष्णव माता से कहियो मन का सुमीर खो जइयो वैष्णव माता से कहियो मोर सिद्ध ए सिद्ध हाँ सिद्ध होए सब काम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे। मन कलकत्ता खो जइयो काली माता से कहियो मन कलकत्ता खो जइयो काली माता से कहियो मोरी विपता हाँ विपता ए विपता हरो तमाम मैया को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे। मन कोल्हापुर खो जइयो महालक्ष्मी माँ से कहियो मन कोल्हापुर खो जइयो महालक्ष्मी माँ से कहियो मोर घर में हाँ घर में ए घर में भरो धन धान भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे। मन विंध्याचल खो जइयो माँ विंध्यवासिनी से कहियो मन विंध्याचल खो जइयो माँ विंध्यवासिनी से कहियो मोरी बिनती हाँ बिनती ए बिनती सुनो तमाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे। मन नगर उज्जैनी जइयो माँ हर सिद्धि से कहियो मन नगर उज्जैनी जइयो माँ हर सिद्धि से कहियो माँ देव अभय वरदान भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे। मन प्रयागराज खो जइयो और राज की विनय सुनइयो मन प्रयागराज खो जइयो और राज की विनय सुनइयो बुलवा लो अपने धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे। मन नगर उज्जैनी जइयो माँ हर सिद्धि से कहियो मन नगर उज्जैनी जइयो माँ हर सिद्धि से कहियो माँ देव अभय वरदान भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे
मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे, मोरी मैया जू के धाम भक्तों को लगे प्यारे। वैसे डॉक्टर साहब, हाजिर में अगर कचरा सोयाबीन में दिख रहा हो जैसे अंबिका जी कह रहे हैं तो नुकसान कछु नहीं है वो में? बिल्कुल नुकसान नहीं है। देखिए 190 दिन से लेके 80 दिन से लेके 120 दिन की जो फसलें होती हैं, बहुत वर्षों पहले आकाशवाणी सागर के माध्यम से, चूंकि मैं इसका विशेषज्ञ हूँ नींदा नियंत्रण का, तो मैंने कई बार इस चीज को किसानों के संज्ञान में लाई है कि कोई भी फसल की एक नींदा से मुक्त करने की एक अवस्था होती है जिसको हम लोग क्रांतिक अवस्था बोलते हैं, क्रिटिकल स्टेज। जी। जो फसलें सामान्य रूप से 120 दिन के भीतर पक जाती हैं, इसमें 80 से लेके या और कम अवधि से लेके और 120 दिन की 60, जैसे मूंग है 60 दिन में पक जाती है, 65 दिन में, मूंग से लेके और गेहूं तक की फसल जो 120 दिन में पकती है, इसकी क्रांतिक अवस्था नींदा नियंत्रण की होती है 15 से लेके 20 दिन। 15 से 20 दिन के भीतर हमारा किसान भाई या तो वीडीसाइड डालता है, या तो प्री डालता है, या पोस्ट डालता है। बहुत ज्यादा अगर वो देरी करता है तो 30 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर वो नींदनाशक डाल के, या दूसरा जो उनके पास उपाय है, आपकी यांत्रिक विधि है या दोनों का मिश्रण है, जो जिसके पास जैसी उम्मीद करते हैं। लेकिन 99% हमारे किसान भाई केवल रसायनों पर आधारित हो गए हैं, तो वो नींदा नियंत्रित कर लेते हैं। उसके बाद अगर नींदा आता है तो वो नुकसान नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बाद जो हमारी फसल है ना, वो खुद मजबूत हो जाती है। दूसरी चीज, प्रकृति का नियम है कि अगर आप एक जैसे नींदा है, पूरे खरीफ के मौसम में कम से कम 4 या 5 फ्लशेस आते हैं, मतलब आवश्यक रूप से। उनके बीज भंडार हमारी जमीन में बरसों से पड़े हैं और पड़े रहेंगे। तो जैसी उनको नमी पर्याप्त मिलती रहती है, वातावरण माकूल होता है, अनुकूल होता है, तो नींदा कई चरणों में 15 से 20 दिन के 15-15 दिन के अंतराल से नींदा का जो फ्लैश है, उनकी जो पौध है, वो जमती जाती है। फिर आपकी फसल को नुकसान नहीं करती। माने निश्चित रूप से अंबिका जी तक न केवल अच्छी जानकारी, बल्कि हमारे उन किसान भैयारों को जो अब इन तरह की समस्याओं के लिए दवाओं को प्रयोग कर रहे थे पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये बीच के हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़े किसान भैया रहे, ये समय की फसलों की कटाई या तो शुरू कर चुके हैं या थोड़े ही समय बाद शुरू करें, तो हमारे उन किसान भैयारों को कटाई में का सावधानी रखने, किन बातों को ध्यान रखने, जरा ये विषय पे जानकारी देवे। बिल्कुल, देखिए ये मौसम है कटाई का, खासकर सोयाबीन की ऐसी प्रजातियां जो 90 दिन के भीतर पकाव लेती हैं। दूसरी फसल है उड़द। हालांकि मूंग की फसल भी हमारे जिले में या हमारे क्षेत्र में वो ही आती है, लेकिन उसका रकबा कम है, तो इन फसलों को काट लें। और ये ध्यान रखें, अगर मान लो मौसम आपका बादल का है, पानी की गुंजाइश है, तो उसको बिल्कुल ना काटें, खड़ी रहने दें। अगर आपको काटने के बाद लाख पे पानी पड़ गया तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। विषय पे चर्चा जारी रहे डॉक्टर साहब। ये बीच में हमारे एक श्रोता लाइन पे है। बिल्कुल। हेलो, स्वागत है भैया आपको कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। धनीराम गुप्ता, क्यूलारी, इटली। जी धनीराम भैया, स्वागत है। क्या समस्या है किसानी में? साहब, डीएपी यूरिया तो मिल नहीं रहा है वर्तमान में, तो हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम जैविक तरीके से इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकें, या सुपर फास्फेट हमें कितना डालना चाहिए डीएपी के एवज में, तो हम आपसे ये जानकारी चाह रहे थे सर। बिल्कुल, आपको जानकारी बहुत उपयोगी प्राप्त हो रही है। डॉक्टर MP दुबे साहब दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। जी हाँ गुप्ता जी, देखिए सुपर या जिसको किसान कुछ राखड़ भी बोलते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट सामान्य तौर से आता है 16%। उसमें केवल फास्फोरस यानी P2O5 होता है हम लोग के हिसाब से। ओके, डीएपी में उसका नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। उसमें 2 तत्व होते हैं, 18% नाइट्रोजन और 40% स्फुर। महोदय, हमारे सागर जिले के पूरे मध्य प्रदेश के किसानों से अनुरोध है, हम लोग सभी फसलों में संतुलित पोषक प्रबंधन की बात करते हैं। आज के समय पर एनपीके की अनुशंसा, एक ही बोरी में तीनों तत्व आपकी फसल को मिलेंगे, लेकिन अभी भी हमारे किसान यूरिया और डीएपी के पीछे दौड़ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं डीएपी नहीं है तो हमको उसका ऑप्शन बताएं। भाई, डीएपी में 2 तत्व होते हैं, फास्फोरस में यानी सिंगल सुपर फास्फेट में 1 तत्व होता है, यूरिया में केवल नाइट्रोजन होता है। तो महोदय, ये सब छोड़िए, एनपीके की डिमांड कीजिए, जिसमें एक बोरी में 12-32-16, 14-35-14, ये 2 मुख्य रूप से हमारी खेती में काम आते हैं। और एक ही स्रोत से आपको जब 3 पोषक तत्व मिलते हैं तो भाई ये तो आपके हित की बात है। हर खेत में हर साल गोबर की खाद पर्याप्त रूप से डालें। निवेदन है कि गोबर की खाद जरूर हर खेत में हर साल डालें। पशुधन को फिर से पालना शुरू करें। ऐसा कुछ हम फिर से लौटें पहले की भांति, तो मेरे ख्याल से न केवल हमारी
धरती समृद्ध होगी, स्वस्थ होगी, वरन उत्पादन भी अच्छा होगा और हमको आय का स्रोत भी मिलेगा। ठीक है धनीराम भैया। किसान श्रोता भैया हलो किसान वाणी कार्यक्रम में आपकी समस्याओं के समाधान अबे जारी रहने हैं। ये बीच में होगा मनोरंजन को समय, मनोरंजन के लाने एक बहुत ही प्यारा सुदेवी गीत आप सबके लाने लेके आए हैं। इखों गा के सुना रहे हैं सिकंदर सिंह यादव और इनके संगी साथी। मैया हमारे घर पधारो, चरण रज दे कारज संभारो। मैया हमारे घर पधारो, चरण रज दे कारज संभारो। मन मंदिर से करो तोरी पूजा, मन मंदिर से करो तोरी पूजा। करुणामयी तुम सा नहीं दूजा, करुणामयी तुम सा नहीं दूजा।
हेलो। नमस्कार। नमस्कार भैया, स्वागत कर रहे हैं हलो किसान वाणी में आपको। हाँ, हमारा नाम भूपेंद्र से राजपूत, ग्राम उरदोना खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर से बोल रहे हैं। उरदोना खुरई से चर्चा कर रहे हैं। भूपेंद्र भैया, क्या समस्या है? इस समय खेतों में ये समस्या है कि बहुत ज्यादा हरा कचरा खड़ा हुआ है। हाँ, तो उनका क्या करें? उनमें क्या बिल्कुल दवा डलवाने के बाद यदि ठीक है ये तो हो गया। और यही सोयाबीन की जो कटाई चल रही है इस समय, तो सोयाबीन के रख रखाव के हिसाब से बताएं कि उसको कैसे रखा जाए ताकि अगले वर्ष तक उसकी जर्मिनेशन में दिक्कत ना हो। बहुत ही उम्दा और उपयोगी प्रश्न आपने करो और आपकी समस्या को समाधान डॉक्टर साहब दे रहे हैं। सुन लो भैया, भूपेंद्र भैया ध्यान से। भूपेंद्र भाई, कोई भी खड़ी फसल जब उसमें फल आ जाते हैं, सोयाबीन हो, उड़द हो, मूंग हो, गेहूं हो, मटर हो, कुछ भी हो, सब्जियां हो, फल हो, कुछ भी हो जिसमें आपकी फसल बीज बन चुका है, फल बन चुका है, किसी प्रकार का रसायन खासकर बीडीसाइड या इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड वर्जित है। क्योंकि जो कचरे की समस्या आ रही है, वैज्ञानिक लोग इसकी अनुशंसा बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे वो खड़ी फसल का सवाल हो। मैंने उदाहरण दिया था नर्मदापुरम जिले का, हरदा जिले का, जिस पर किसान भाई पिछले 10-15 साल से मूंग की फसल में हरे पत्ते मारने के लिए उस पे ग्लूटल कलर की, जैसे उन्होंने बताया भी हमारे श्रोता, वो अंबिका उपाध्याय जी, तो वो डाल रहे हैं पैराक्वाट। बिल्कुल ये चीजें हमको नहीं करना है खेती में। मेरा फिर से निवेदन है किसान भाइयों से, इस प्रकार की गतिविधियां बिल्कुल ना करें जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध हैं। खेती एक ऐसा विषय होता है, एक ऐसा व्यवसाय होता है जो प्रकृति के साथ चलता है। जी, निश्चित रूप से भूपेंद्र भैया तक बहुत उपयोगी जानकारी पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भैया हमारे कार्यक्रम से जुड़वे पे आपको। भैया जो हतो आज को अपनो साप्ताहिक क्रम हलो किसान वाणी, हमारे किसान श्रोता भैया रहे ये समय किसानी की जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, उनकी बहुत ही उम्दा और उपयोगी से समाधान आज के कार्यक्रम में उन तक पहुंचे। इस समय किसानी में कौन कौन बातों को हमारे किसान भैया को ध्यान रखने हैं, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी उन तक पहुंची। आज के अपने कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर MP दुबे साहब पधारे थे। कृषि महाविद्यालय खुरई में अधिष्ठाता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे हमारे किसान श्रोता भैयारों को इतनी उपयोगी उम्दा सी जानकारी दी, संगे संगे किसानी में जो समस्याएं ये समय भी देख रहे हैं उनकी बहुत उम्दा से समाधान भी आपने दे। ये के लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।